कहते हैं कि काला रंग अशुभ होता है, लेकिन स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आर्मी अग्निवीर के मॉडल टेस्ट की। अगर कोई आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा, अगर वो डेली कोई मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है तो उसकी तैयारी कहीं ना कहीं वीक पड़ रही है। अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, आपको 90 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको डेली मॉक टेस्ट जरूर देना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक वीआरबी एजुकेशन की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, ऐप पे जाके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज का अपन एक मॉडल टेस्ट, पहला मॉडल टेस्ट जो हम सोल्व करवाने जा रहे हैं। आप कोई भी मॉडल टेस्ट दे रहे हो, उसको जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है उस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार करें, ताकि अगला कोई मॉडल टेस्ट में वो क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। मैथ का ही नहीं, साइंस का हो, जीके का हो, रीजनिंग का हो, कोई भी मॉडल टेस्ट किसी पेपर में एक बार गलत हो गया तो उसको इस तरह से तैयार करो कि दोबारा वो गलत ना हो। इस स्ट्रेटजी से आप केवल 10 मॉडल टेस्ट भी कर लेते हैं दोस्तों, तो आप 90 से 95 नंबर आसानी से ले आएंगे। पिछले 6 साल से मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ये ट्रेंड देखा है। जो बच्चा शिद्दत से 25 से 30 35 भी मॉडल टेस्ट दे लेता है, वो हमेशा 95 प्लस मार्क्स लेके आता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन पहला मॉडल टेस्ट, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन जीके के, 15 साइंस के, 15 मैथ के और 5 रीजनिंग के दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड? तो भारतीय विज्ञान संस्थान आपकी कहाँ स्थित है? ये आपकी बेंगलुरु में स्थित है। तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे? बेंगलुरु। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? ये वेदव्यास जी के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वेदव्यास। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लोकेटेड? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 4, फतेहपुर सीकरी किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ट बाय विच रूलर? तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये अकबर के द्वारा आपका ये फतेहपुर सीकरी बनवाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का अकबर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जो ऊपरी अंग होता है वो होता है राज्यसभा, और जो निम्न अंग होता है वो होता है लोकसभा। तो 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसमें ऊपरी सदन पूछा है तो ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, जो कि कभी भी भंग नहीं होता है। डायरेक्ट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सदन है जो कभी भंग नहीं होता, तो कौन सा होता है? राज्यसभा। और राज्यसभा ही एक ऐसा सदन है जिसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य दोबारा से चुने जाते हैं। तो ऊपरी सदन पूछा गया है तो ऊपरी सदन आपका हो जाएगा राज्यसभा। डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत के, इसका मतलब पहला युद्ध भी लड़ा गया होगा, दूसरा और तीसरा पूछा है। तो पहला युद्ध आपका 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा पूछा गया है जो कि आपका 1761 में लड़ा गया था। जो किनके साथ हुआ था? मराठाओं के साथ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1761। क्वेश्चन नंबर 7, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत ही फेमस पुस्तक थी और ये कई एग्जामों में बार बार पूछी जाती है। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी के साथ, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसके साथ साथ, कुतुब मीनार के साथ साथ इन्होंने 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण करवाया था। तो वो कौन था? ऐसा शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी इन इंडिया? तीनों सेनाओं का, जल, थल और नभ, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन? राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म किसने स्थापित किया था? हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध और जैन धर्म का महावीर स्वामी, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? जैन धर्म बता दिया, कौन होंगे इसके? महावीर स्वामी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके जीके के 15 क्वेश्चन हो गए। अब आपका आ गया सामान्य विज्ञान, ठीक? हाँ नहीं, 12 नंबर क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इनको कौन सी पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वो पुस्तक कौन सी थी? गीतांजलि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है आपका? ऑप्शन दिए गए हैं, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न और पद्मश्री। तो ये कौन से को मिलता है? भारत रत्न, जो आपका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछे तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हो जाता है आपका परमवीर चक्र, जो कि डिफेंस में दिया जाता है, जो कि बहादुरी के लिए दिया जाता है। तो परमवीर चक्र। और सिविलियन में नॉन डिफेंस को सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है आपका भारत रत्न। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। अभी क्वेश्चन ये भी कई बार पिछले भी पेपर में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसको सर्वप्रथम भारत रत्न मिला है? पहला ही एक खिलाड़ी है जिसको भारत रत्न मिला है, वो है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सचिन तेंदुलकर ही ऐसा इकलौता खिलाड़ी है जिसको भारत रत्न मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आ गया अगला क्वेश्चन। तो वीरता पुरस्कार हो जाएगा आपका परमवीर चक्र। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अभी मैंने पिछले में बताया था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? दूसरी बार चुने जाते हैं या अलग चुने जाते हैं, उनका फिर से इलेक्शन होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है जो हर 5 साल के बाद भंग हो जाती है। तो अभी 2024 में जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं अप्रैल मई में, तो ये होती है लोकसभा जिसका कार्यकाल केवल 5 साल का होता है, और राज्यसभा का 6 साल का, जो कि एक स्थायी सदन है, कभी भी वो भंग नहीं होती है, हमेशा कंटिन्यू राज्यसभा चलती रहती है। और उसी तरह स्टेट में, राज्य में होती है विधानसभा और विधान परिषद, सेम उसी तरह होती है जैसे सेंटर में संसद है, उसी तरह यहाँ पे जो विधान परिषद होती है वो भी कभी भंग नहीं होती है। उसके भी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, और विधानसभा का वही 5 वर्ष होता है। और उसका तीसरा पार्ट, सेंटर में जो राष्ट्रपति होता है, स्टेट में क्या हो जाता है? राज्यपाल हो जाता है। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का 6 वर्ष। सेक्शन 2 आ गया अब आपका सामान्य विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस? नोबल गैस ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, नियोन। हीलियम, आर्गन, नियोन तो क्या है? उत्कृष्ट गैस है, जबकि ऑक्सीजन क्या उत्कृष्ट गैस नहीं है, नोबल गैस नहीं है। तो ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विच विटामिन इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट? जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, जितने भी, जिसमें अंगूर हो गया, तो इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। खट्टा फल जो भी होगा उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है अपने को? सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? बायोगैस जो सजीव चीज होती है, जैसे गोबर हो गया, पशुओं से सड़ा गला कचरा हो गया, उनसे जो गैस निकलती है उसको बायोगैस कहते हैं। भूसी से हो गया, ठीक है, उनसे बायोगैस निकलती है। उसमें कौन सा गैस मुख्यतः पाई जाती है? कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? तो उसमें प्रमुख घटक कौन सा पाया जाता है? मीथेन। बायोगैस का प्रमुख घटक होता है मीथेन गैस। जैसे एक बार मोदी जी ने उदाहरण दिया था, नाले के ऊपर चाय बनाओगे, नाले में से गैस निकलेगी,
और वहाँ से आप अपने चाय बना सकते हो, तो वो नाले से कौन सी गैस निकल रही है? मीथेन गैस, जो कि ज्वलनशील होती है। ठीक है, तो ये मीथेन गैस इसका मुख्य घटक होता है बायोगैस का। क्वेश्चन नंबर 19, जीवन की मूलभूत इकाई इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिकाओं से ही मिलकर शरीर का निर्माण होता है, तो इसकी मूलभूत इकाई क्या हो जाएगी? कोशिका हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं? फिश ब्रीथ थ्रो। मछलियां खालिस्तान के द्वारा सांस लेती है, तो खालिस्तान भरोगे तो किसके द्वारा सांस लेती हैं मछलियां? गलफड़ों के द्वारा, यानी गिल्स के द्वारा ये अपने श्वसन क्रिया करती हैं, सांस लेती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गलफड़े। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आवर्ती का मात्रक, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि आवर्ती फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? विद्युत धारा का मापन किससे होता है? हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी करंट इज मेजर्ड। कैसे मापते हैं? तो ये किससे मापा जाता है? आपका एमीटर से नापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमीटर। ये क्वेश्चन हजारों बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया होगा कि विद्युत धारा किससे मापी जाती है, तो ध्यान रखेंगे आप एमीटर। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, एमीटर। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, तो कितनी होती है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा 7% होती है। 7% मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है। जितना उसका बॉडी वेट होता है उसका 7%। ठीक है, किसी में 100 किलो वजन है तो 7% यानी कि 7 किलो उसमें क्या है? ब्लड है, खून है। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निकल का रासायनिक संकेत क्या है? व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ निकल। तो निकल का केमिकल सिंबल क्या हो जाएगा? Ni। एन बड़ा और आई छोटा, ये होता है निकल का केमिकल सिंबल। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। हॉटेस्ट प्लेनेट आपका किसको माना गया है? शुक्र को माना गया है। शुक्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर शुक्र नहीं है ऑप्शन नंबर, हाँ ये रहा ना, विनस। ऑप्शन नंबर बी आपका शुक्र, विनस। शुक्र क्या है? सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, इसको भोर का तारा या साय का तारा भी कहते हैं। लाल कलर का दिखाई देता है, तो वो शुक्र ही होता है। सबसे गर्म ग्रह देता है रहता है, जो रेड कलर का आपको दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और विद्युत चालकता का महो, इसका उल्टा है MHO। ओम प्रतिरोधकता का, चालकता का MHO महो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम। BCG का टीका लगाया जाता है। BCG वैक्सीन इज गिवन। BCG का टीका किसको लगाया जाता है? किसके लिए लगाया जाता है? क्षय रोग के लिए, जिसको बोलते हैं टीबी के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। बचपन में लगाया जाता है ताकि आपको आगे जाके टीबी ना हो। तो वो कौन सा टीका होता है? BCG। क्वेश्चन नंबर 28, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? खालिस्तान में पाया जाता है। खालिस्तान की जगह पर हो, तो हीमोग्लोबिन किस में होता है? ब्लड में होता है, खून में होता है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खून, ब्लड, हीमोग्लोबिन के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, शरीर की सबसे मजबूत पेशी। तो ऐसी कौन सी पेशी है जो सबसे मजबूत? तो ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसमें अपने को हार्ड पेशी की जरूरत पड़ती है, खाने का, चबाने का, और वो पेशी कहाँ होती है? इसका मतलब तो वो पेशी आपकी कहाँ पाई जाती है? जबड़े में पाई जाती है, सबसे मजबूत पेशी। ठीक है, जो चने चबाने के लिए काम आती है, कोई भी हार्ड चीज को पीसने के लिए, काटने के लिए काम आता है आपका जबड़ा, उसमें लगी होती है सबसे मजबूत पेशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जबड़ा। अगला क्वेश्चन, साइंस का लास्ट क्वेश्चन, विद्युत का चालक है। ऐसी कौन सा इसमें से है जिसमें से विद्युत बह सकती है? चालकता का मतलब है इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें विद्युत बह सकती है। आसूत जल, आसूत जल में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं बहेगा, क्योंकि उसकी pH कितना होता है? 7 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं बहेगा, ना ही अम्ल होता है, ना ही क्षार होता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट, आपको करंट नहीं लगेगा आसूत जल में। दूसरा रबर, रबर भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, इसमें दो आयनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं होती है, तो ये इसमें करंट फ्लो नहीं होता है।
तो रबर भी आपका आंसर नहीं होगा। तीसरा कागज, कागज में भी करंट फ्लो नहीं होता है। चौथा ऑप्शन है आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में करंट बहता है। ग्रेफाइट किस में पाया जाता है? जो आपकी लिखने की पेंसिल होती है उसमें जो लिखने का पार्ट होता है, जो डंक बोलते हैं जिसको, वो किसकी? ग्रेफाइट की पाई जाती है। तभी कहता है कि उसको कभी भी बिजली बोर्ड में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें करंट फ्लो होता है। तो किस में से करंट फ्लो हो सकता है? आपका ग्रेफाइट, यानी विद्युत का चालक कौन हुआ यहाँ पे? ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। अब आ जाते हैं आपके मैथ के क्वेश्चन आगे। 12 और 15 का महत्तम समापवर्तक, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF, महत्तम समापवर्तक को बोलते हैं HCF, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग सभी संख्याओं में चला जाए। 12 और 15 का ऐसी संख्या कौन सी है जिसका 12 और 15 दोनों में भाग चला जाए, वही अपना क्या होती है? HCF होती है। तो ये अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे 12 का अलग अलग फैक्टर निकालेंगे अपन। 6, इसमें 2 का भाग दिया 3, इसमें 3 का भाग दिया 1, इसके फैक्टर आ गए 12 के 2 और 3। इसी तरह 15 के फैक्टर निकाले, इसमें 3 का भाग दिया 5 और 5 का भाग दिया 1, तो 12 के फैक्टर आए आपके 2 गुणा 2 गुणा 2, और 15 के फैक्टर आए आपके पास 3 गुणा में 5, 3 गुणा में 5। तो इसके 12 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 3 और 15 के फैक्टर 3 गुणा में 5। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 3 है, यानी कि 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। 3 फैक्टर का मतलब है 12 में के फैक्टर 2 2 3 है, इस 12 में इसका मतलब इस 3 का भाग चला जाएगा। इस तरह 15 के फैक्टर 3 और 5 है, इस 15 में 3 का भी भाग जा रहा है, 5 का भी भाग जा रहा है। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 3 ही है जिसका दोनों में भाग जा रहा है, जो कॉमन में मल्टीपल है दोनों में। तो यही इसका HCF होता है, जो कॉमन मल्टीपल है। तो HCF आपका कितना हो जाएगा? 3। 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 12 में भाग जा रहा है और 15 में भी। 3 के बाद ना 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 12 और 15 में चला जाए। तो इसका HCF कितना हो जाएगा आपका? 3 आंसर हो जाएगा। अगर इसी की जगह LCM पूछ लेता, LCM होता है क्या? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए, यानी कि 12 और 15 का भाग जिसमें चला जाए। तो LCM निकालते हैं अपन अलग अलग। जैसे 12 और 15 का 2 का भाग दिया तो ये 6 और ये 15, 2 का भाग दिया ये 3 और ये 15, फिर 3 का भाग दिया 1, 5, 5 का भाग दिया 1 और 1। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 5, 2 दूनी 4, 3 12 पंजू 60। 60 इसका क्या हो गया? LCM, यानी 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12 का भाग चला जाएगा और 15 का भी भाग चला जाएगा। LCM में क्या करते हैं? कॉमन मल्टीपल तो एक साथ ले लेते हैं, इसके बाद जो सभी संख्याएं बची उनका गुणा कर देते हैं। तो इसका LCM आया 60 और HCF आया कितना? 3। यह वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाए। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। दोनों डिफरेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% कन्फर्म एक क्वेश्चन आता है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से डिफ्रेंशिएट आप करके देखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 20 200 का कितना प्रतिशत है? जिसका प्रतिशत निकालते हैं ऊपर रखते हैं, जिसमें से प्रतिशत निकालते हैं नीचे रखते हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से भाग देंगे 20 में तो कितना आ जाएगा? 10%। प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी संख्या का मान 100 में से क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो 20 कितना परसेंट है 200 का? यानी कि 200 में से कितना? 20। 1 में से कितना? 20/200, और 100 में से निकालते हैं वही परसेंट होता है। तो 100 में से कितना? 20/200 गुणा में 100। यही काम तो किया है। ये वैल्यू 1 में से आ गई, 100 में से निकालनी है तो अपन क्या करेंगे? गुणा 100 करेंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10%। बिल्कुल सिंपल सा रहता है, आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, सीधा ये ध्यान रखना है किसका प्रतिशत पूछा है? 20 का, तो 20 को ऊपर रखेंगे। किस में से पूछा है? 200 में से, 200 को नीचे रख देंगे और गुणा में 100। सिंपल सा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। राम एक काम को 10 दिन में कर सकता है जबकि श्याम उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? राम कितने दिन में कर रहा है? राम कर रहा है किसी काम को 10 दिन में, और श्याम कितने दिन में कर रहा है? उसी काम को 15 दिन में। अब काम क्या है? वो क्या काम कर रहे हैं? एक काम कर रहे हैं
और वो एक काम है क्या, वो खाई खोद रहे हैं, कलावनी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये 15 और 10 का अपन एलसीएम वो काम काट लेंगे, यानी कि कोई भी काम है वो 30 यूनिट काम है, कोई 30 यूनिट, आप इन दोनों का एलसीएम वो काम मान लेंगे। अभी पता चलेगा क्यों माना हमने 30। ये 30 वो काम मान लिया, राम ने 10 दिन में करा, तो राम एक दिन में कितना काम करेगा, इसका मतलब 3, 30 में 10 का भाग देंगे, एक दिन में 3 काम करेगा, तभी वो 10 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल काम वो कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा। 30 काम है, एक दिन में 3 करता है, और श्याम 15 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप एक काम मानते तो राम का एक दिन का काम आता 1/10, यहाँ पे 10 काम मानते तो राम का एक दिन का काम आता कितना, 1, 10 दिन में कर रहा है, 10 काम है, 10 यूनिट काम मानना है हमने, कोई भी संख्या मान ली है 10। इसी तरह अगर मैं और 60 मान लेता तो ये 6 आ जाता और ये कितना आ जाता 4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आता है। तो अपन ऐसी संख्या मानेंगे जो इन दोनों का एलसीएम हो। तो राम एक दिन में 3 काम करता है, श्याम कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो दोनों मिलके राम और श्याम दोनों मिल जाएंगे, तो इस 30 काम को कितने दिन में करेंगे, और वो एक दिन में कितना करते हैं, राम 3 और श्याम 2, इसका मतलब एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो इस 3 काम को कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। बात समझ में आई। जब हमें स्कूल में क्वेश्चन करना होता था तो अपन ऐसे करते थे, क्योंकि अपने को पूरे 2 नंबर चाहिए होते थे। आखिर 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम 1/10, शाम का एक दिन का काम 1/15, तो इन दोनों को जोड़ा, एलसीएम 30, 10 या 30, ये 3, 15 दूनी 30, ये 2, तो ये आ गया 5/30। इन दोनों का एक दिन का काम 1 है, तो 1 भाग में 5/30 ऊपर चला जाता, उत्तर वही 6 दिन आएगा। लेकिन अपने को कैलकुलेशन बढ़ानी क्यों है, आप अपने हिसाब से ऐसी संख्या मान लो ना कि इन दोनों का भाग चला जाए, ये उनकी कार्य क्षमता इफिशियंसी आ जाएगी, एक दिन का काम आ जाएगा। अब दोनों का एक दिन का काम पता चल गया, टोटल काम पता चल गया, अपने आप टाइम आ जाएगा, टोटल काम बटे में उनका एक दिन का काम, तो उत्तर कितना आ जाएगा अपना 6 दिन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप ऐसा क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना % कम है। कौन कौन है, 2 आदमी हैं, एक ए है एक बी है। ए का वेतन बी से 50% अधिक है, बी से 50% अधिक है, बी का अगर 100 है तो ए का कितना हुआ 50% अधिक 150। ठीक है, ए का कितना 150, बी का कितना है 100, तो 100 है तो उसका कितना हो जाएगा 150। तो बी का वेतन ए से कितना % कम है, बी का वेतन ए से कितना कम है 50, कितने ए से 150 से गुणा में 100, तो कितना हो जाएगा 50 दिया 150, 100 बटे में 3, कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने आदमी थे यहाँ पे, आपके पास 2 आदमी थे ए और बी। कह रहा है ए का वेतन बी से 50% अधिक है। अब ए का कुछ तो वेतन होगा, आप ए का वेतन कितना मानेंगे, आप ए का वेतन सिंपल सा 100 मान लो। क्यों 100 माना हमने, क्योंकि बी का 50% निकालना पड़े, 50% ज़्यादा है तो ए का 50% निकालना पड़ेगा, तो 100 का 50% सीधा हमें पता चल जाएगा कितना 50, क्योंकि 100 का कितना भी % निकालेंगे क्या उतना ही होता है, तो इसलिए मैंने बी का 100 मान लिया। तो ए का कितना 50% ज़्यादा और 100 का 50%, 50 और 50 ज़्यादा तो कितना हो जाएगा 150। अब अपने पास दोनों का वेतन आ गया, बी का 100 और ए का कितना 150। अब कह रहा है कि बी का वेतन ए से कितना कम है, कितना % कम है, तो कितना कम है 50, किससे ए से, इसका मतलब यही कह रहा है 50 इस ए का 150 का कितना % है, तो 50 बटे में 150 गुणा में 100 कर दिया, 50 से काटा दिया 150, 100 में 3 का भाग देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 33 से 1/3%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 2 संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात में 3 है, यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है 2 अनुपात में 3, यानी कि ये संख्या 2x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 3x है। अनुपात क्या होता है, जिसमें सारे कॉमन मल्टीपल अपन हटा दें, जैसे कि ये संख्या 15 है, ये संख्या 20 है, आप इनका अनुपात बताओगे तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4। तो इसमें से कॉमन मल्टीपल हमने क्या हटाया था 3 गुणा 5 और ये 4 गुणा में 5, तो
तो ये 5 हटा दिया हमने, तो कुछ तो हटाया होगा अनुपात में, अब नहीं पता तो हमने क्या लगा दिया, वो x लगा दिया। यानी कि पहली संख्या 2x है तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 3x। पूछा क्या है, अब दे क्या रखा है, अब इसमें से एक चीज देगा आपको, या पहली संख्या दे देगा या दूसरी संख्या दे देगा, या इन दोनों का योग दे देगा या इन दोनों का अंतर दे देगा। वहीं से अपना x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये बता रहा है पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या कितनी है आपकी, पहली संख्या है 14, यानी 2x की वैल्यू 14 दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/2, कितनी आ गई, 7। जब x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, फिर तो कुछ भी पूछ ले, दोनों संख्याओं का योग पूछे तो 3 और 2 5x, x की वैल्यू है ही आपके पास कितनी, 7 7 5 35 हो जाएगा। दूसरी संख्या पूछे तो दूसरी संख्या कितनी है, 3x, यानी 3 गुणा में 7, कितना हो जाएगा, 21। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया, 21। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36। 10, 20, 5, 35 और 30 का क्या बताना है आपको, औसत बताना है। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग भाग में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, यानी कि सम ऑफ ऑल टर्म्स बटे में नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स बटे में नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालेंगे तो सम टर्म्स क्या क्या है, 10 प्लस 20 प्लस 5 प्लस का 35 प्लस का 30। अभी कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। कितना हो गया, 20 10 30 5 35 35 70 30 100, 100/5, तो आपका औसत कितना आ गया, 20। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन रहता, औसत का सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या उनका भाग देंगे तो आपका एवरेज आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं इसको माध्य भी बोलता है, ठीक है, कहीं कहीं इसको माध्य भी बोल देगा, एवरेज। ठीक है, अगर ये माध्यिका बोल दे, अगर इन्हीं की ही ये किसी क्वेश्चन में आपसे माध्यिका पूछ लेता है, माध्यिका मतलब मीडियन पूछ लेता है, माध्यिका, तो इसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ, जो बीच की संख्या होती है वही माध्यिका होती है। और बीच में अगर 2 संख्याएं आ रही है तो दोनों का सम करके आप 2 का भाग दे देंगे। किसी मॉडल टेस्ट पेपर में आएगा तो बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, साइन 45 डिग्री का मान आपसे पूछा है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री होता है आपका 1/√2। मैंने इसकी पूरी टेबल पढ़ाई गई है, यह चैप्टर जहाँ डिटेल से पढ़ाया, पूरी टेबल समझाई आपको किस तरह से आपको तैयार करनी है, वहाँ जाके आप ज़रूर देखें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करो। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ द पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, जिसमें 2 से ज़्यादा भुजाएं हों, जिसमें 3 भुजाएं उसको त्रिभुज बोलते हैं, 4 भुजाएं उसको चतुर्भुज बोल देते हैं, 5 भुजाएं उसको पंचभुज, 6 भुजाएं षष्ठभुज, 8 भुजाएं अष्टभुज। तो पॉलीगन हो जाता है 2 से अधिक भुजाओं की आकृति। अगर बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग पूछे, सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग क्या हो जाता है, ये हो जाता है n-2 × 180 डिग्री। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या है, n क्या है, भुजाओं की संख्या। दूसरा यहीं पे पूछ सकता है प्रत्येक अंतः कोण, ईच इंटरनल एंगल, प्रत्येक अंतः कोण। प्रत्येक अंतः कोण अगर आपसे पूछ ले तो सभी कोणों के जो योग है इसमें आप किसका, n का भाग देंगे, नंबर ऑफ साइड्स का भाग देंगे। सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो उसका योग कितना हो जाएगा, हमेशा 360 डिग्री होगा, चाहे कितनी ही उसमें साइड हो। ईच एक्सटर्नल एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण आपका हो जाएगा 360/n। एक लास्ट फॉर्मूला और होता है इसमें, नंबर ऑफ डायगोनल, विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे आप, विकर्णों की संख्या निकालेंगे आप
n इंटू एन माइनस 3/2। बिल्कुल, ये इससे बहुभुज से कन्फर्म एक क्वेश्चन आता है जिसके फिक्स आपके ये 5 फॉर्मूले हैं, यहीं से ही क्वेश्चन पूछता है। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा या फॉर्मूले को अप्लाई करके वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यहाँ आपने कोई पूछा क्या है, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, तो सभी अंतःकोणों का योग क्या हो जाता है, n-2 इंटू 180। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। 4,000 रुपये का 4% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय भाग में 100। 4,000 रुपये का पूछा है, 4% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, तो भाग में 100, 2 0 से 2 0, 4 चौक 16 दूनी 32, 320 रुपये आपका क्या बन जाएगा, ब्याज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 320। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई कितनी है, 30 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, तो इसका परिमाप। आयताकार रेक्टेंगुलर जिसकी आमने सामने की साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है और बराबर भी होती है। तो ये इसकी लंबाई हो जाती है, ये इसकी चौड़ाई। अगर इसका एरिया पूछे, क्षेत्रफल पूछे तो लंबाई गुणा में चौड़ाई। अगर इसका पैरामीटर पूछे, परिमाप पूछे तो 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इसका डायगोनल पूछे, डायगोनल विकर्ण कितना हो जाएगा इसका, √L² प्लस का B²। पूछा क्या है अपने से उसने, परिमाप, पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो 2 गुणा में लंबाई दे रखी है कितनी, 30, चौड़ाई दे रखी है कितनी, 20, 30 20 50, तो 2 गुणा 50 कितना हो जाएगा आपका 100 मीटर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इन्हीं 3 पे से कोई क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पता तो आप नहीं बता सकते। ये गोला होता है, गोले का ये त्रिज्या होती है r, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अगर इसका वॉल्यूम पूछ ले, आयतन पूछ ले, तो कितना होता है 4/3 πr³। यही 2 फॉर्मूले होते हैं एक गोले के। पूछा क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, गुणा में आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, तो ये हो जाएगा 7 गुणा में 7 r² करेंगे, 7 से 7 कट गया, 22 चौक 88 गुणा में 7, 88 तो 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो 616 आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। 8 10 15 16 20 का एलसीएम पूछा है। एलसीएम अभी बताया था, पहला ही क्वेश्चन एचसीएफ का था, उसमें मैंने एलसीएम बताया था, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो एक साथ निकालेंगे 10 8 10 15 16 और 20। छोटी छोटी संख्या का भाग देख के शुरू करते हैं। पहले 2 का दिया, 4 5 नहीं कट रहा, 15 8 10। फिर 2 का दिया, 2 5 15 4 5। फिर 2 का दिया, 1 5 15 2 5। फिर 2 का दिया, 1 5 15 1 5। फिर 3 का दिया, 1 5 3 5 15 1 और 5। फिर 5 का दिया तो 1 1 1 1 1। तो क्या क्या आ गया आपके पास आ गया 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5। ठीक है, 2 4 बार हैं, एक 3 है, एक 5 है। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48 गुणा में 5। 48 गुणा में 5, 8 5 40, 4 5 20 4 24, 240। 240 ऐसी संख्या है जिसमें 8 का भी भाग जाएगा, 10 का भी, 15 का, 16 का, 20 का। तो करेक्ट आंसर आपका 240, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 43। दो संख्याओं का योग 15 है और अंतर 3 है। द सम ऑफ टू नंबर इज 15 एंड द डिफरेंस इज 3, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। दो संख्याओं का योग यानी कि सम कितना दे रखा है 15, अंतर x माइनस वाई कितना दे रखा है 3। अभी x और y क्या है अपने को ये बताने हैं, दोनों संख्याएं अपने से पूछी। जब भी इस तरीके से दो समीकरण बन जाए तो ये आप एक संख्या को बराबर करो, यहाँ तो दोनों ही बराबर हैं, और एक में से दूसरी को घटाओ या जोड़ो ताकि एक संख्या गायब हो जाए। यहाँ पे जोड़ने पे भी क्या गायब हो जाएगा, y गायब हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, और घटा लो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा y प्लस का, तो x गायब हो जाएगा। जोड़ ही लेते हैं, ये गायब हो गया। 2x बराबर कितना हो गया 18, तो x की वैल्यू होगी 18/2 कितना 9, x वैल्यू 9 आ गई। अब x की वैल्यू किसी में भी रखो, x प्लस वाई बराबर 15 था, अब x की वैल्यू इसमें रख दो 9 प्लस में y बराबर 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस का 9 कितना आ जाएगा 6, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 6। इन देखो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 15 और घटाएंगे तो कितना 3 आ गई। या तो जोड़ लो या घटा लो, एक संख्या आ गई, फिर उस एक की वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में रख दो, आपकी दूसरी वैल्यू आ जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 44 नंबर गायब हो गया। क्वेश्चन ये था, इसमें 400 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल, ट्रेन की लंबाई कितनी है इस क्वेश्चन में। ट्रेन की लंबाई है 400 मीटर और समय है कितना 20 सेकंड। तो ये इसकी चाल बतानी है ट्रेन की, और चाल बराबर क्या होती है, स्पीड बराबर क्या होती है दूरी बटे में समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो दूरी कितनी है 400 और समय कितना है 20, तो ये 40/2 कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी ऐसी चीज़ को पार करे जिसकी खुद की कोई लंबाई ना हो, तो वो खुद की लंबाई कितनी दूरी तय करती है, और ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है, इसका मतलब दूरी कितनी है 400 मीटर। समय डायरेक्ट दिया है 20 सेकंड में पार करती है, तो समय भी अपने पास है। चाल पूछी है तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी भी अपने पास है, समय भी अपने पास है। दूरी 400 और समय 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो गया। चलिए मैथ का लास्ट क्वेश्चन आ गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सभी साइड, सभी भुजा क्या हो बराबर हो। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एरिया, क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। इसमें एक पूछा जाता है इसकी हाइट √3/2 a। एक पूछा जाता है इसमें एक्सटर्नल इंटरनल सर्किल रेडियस, यानी कि इंटरनल सर्किल रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या, वो होती है a/2 √3। एक होती है बाह्य वृत्त की त्रिज्या सर्कम सर्किल रेडियस, वो होती है a/√3। ठीक है, ए की वैल्यू है, आपको किसी भी चीज पूछे आप बता सकते हैं। पूछा क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a², यानी कि आपका √3/4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लास्ट के रीजनिंग के केवल 5 क्वेश्चन बचे हैं, वो अपन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 2, 3, 5, 7, पहले 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का, फिर 2 का, इसका मतलब डिफरेंस का तो क्वेश्चन नहीं है। फिर देखते हैं 2, 3 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें खुद का और स्वयं का भाग जाए, खुद का और एक का भाग जाए। 2 के कोई फैक्टर, यानी कि जिनके कोई फैक्टर नहीं हो, ये भी कह सकते हैं। 2 में खुद का और एक का भाग जाएगा, 3 में भी, 5 में भी, 7 में भी, 11 में भी, 13 में भी, 17। तो अगली प्राइम नंबर कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है 19। 19 ऐसी संख्या जिसमें एक खुद का 19 का भी भाग जाता है और एक का। अगर 19 भी होता सीरीज में अगली संख्या पूछता, तो अगली संख्या कौन सी हो जाएगी 19 के बाद, 20 में भी कट जाता है, 21 भी कट जाता है, 22 भी कट जाता है, 23। तो अगर 19 भी होता है यहाँ सीरीज में, तो अगला नंबर आता 23, और 23 भी होता तो 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं, फिर आता 29। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, राम अपने घर से 8 मीटर पूर्व दिशा में, बना लेंगे अपन पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण।
देखो यहाँ से चलाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा बीच से। राम अपने घर से 8 मीटर पूर्व दिशा में, 8 मीटर पूर्व दिशा में चला गया हो, ठीक है। उसके बाद पूरे फिर वह बाएं, बाएं मतलब कि लेफ्ट, बाएं मुड़ता है और 6 मीटर जाता है, ये 6 मीटर गया। तो राम अपने घर से सीधा कितनी दूरी पे है, यानी कि यहाँ से वो डायरेक्ट कितने डिस्टेंस है ये पूछा है भाई। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसका हाइपोटेनियस यानी कि विकर्ण यानी कि कर्ण निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, √8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, यानी कि √64 प्लस का 36, यानी कि √64 36 100, यानी कितना आ गया 10। तो इसी लंबाई कितनी आ गई आपकी, 10 मीटर की आ गई। क्योंकि राइट एंगल जब भी होता है तो ये इसका क्या होता है, बेस, ये इसकी हाइट, ये इसका हाइट या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं इसको, लंब, और ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो h बराबर क्या होता है, √p² प्लस का p², आधार का स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर का √। वही काम हमने यहाँ पे किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, यदि पीले को लाल, सफ़ेद को बैंगनी और हरे को नीला कहा जाए तो दूध का रंग, दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद, और क्या कह रहा है, सफ़ेद को क्या कहा जाता है, बैंगनी। तो अपना आंसर क्या लगाएंगे, बैंगनी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 49, D2, B2, D4, L12, P60, T, B 2 नंबर पे होता है, D 4 नंबर पे होता है, L 16 नंबर पे होता है, P मतलब कि इनकी सीरियल नंबर दे रखे हैं, क्रमांक दे रखे हैं। तो T कितने पे होता है, 20 पे होता है, 20 पे होता है। T का नंबर कितने पे आता है, 20वें नंबर पे। तो अपना 20 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, किसी कूट भाषा में बुक को कूब लिखा जाता है, स्कूल को LWHCS लिखा जाता है। तो वर्ड देखो क्या लिख रखा है, बुक का उल्टा लिख रखा है, KOOB, KOOB। स्कूल का L से वापस लिख दिया LOOHCS। तो वर्ड को क्या लिखेंगे, वर्ड को लिखेंगे DROW। तो ये किस ऑप्शन में है, DROW, डी ऑप्शन में है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन थे आर्मी अग्निवीर के पेपर में। सेम इसी लेवल का पेपर आपका आता है। अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ ये मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करेंगे तो आप डेफिनेटली 90 to 95 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और पहले इसको सोल्व करने से पहले, सॉल्यूशन देखने से पहले आप इसको पहले खुद करके देखें। इस वीडियो को आप एनालिसिस के तौर पे देखें, यानी कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो वो क्यों हुआ है, वो तब आप इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपका जो भी दोस्त तैयारी कर रहा है आर्मी अग्निवीर को, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।